Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। जैसा कि आपको स्लाइड दिख रहा होगा, आज का जो हमारा सेशन है वो फाउंडेशन का टॉपिक रहेगा और टॉपिक है आज का स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल। क्या रहने वाला है? राज्य विधानमंडल। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम करने वाले हैं विधानमंडल को। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लासेस नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लासेस के आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए, आपका धीरे धीरे बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। जब हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य विधानमंडल को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम केंद्र स्तर पर देखते हैं कि राज्य व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, उसी तरीके से जब हम राज्य स्तर पर देखते हैं तो राज्य स्तर पर भी हमें देखने को मिलती है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, जो भाग 6 और जो भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक सेकंड देना। ठीक है साहब, देखने को मिलती है। कहां मिल रहा है? आर्टिकल 168 से 212 के बीच और भाग 6। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से प्रोविजन है? इन अनुच्छेदों में हमें कौन कौन से प्रोविजन देखने को मिलते हैं? तो इसमें देखने को हमें मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, कि राज्य के विधानमंडल के संगठन से संबंधित, उनका गठन किस तरीके से होगा, कार्यकाल क्या होगा, ठीक है, उनके अधिकारियों की अधिकारी विशेष अधिकार क्या होंगी, उनकी पावर्स क्या होंगी, इन सब के बारे में हमें कहां देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 168 से 212 भाग 6। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि जब भी राज्य विधानमंडल से आर्टिकल होगा तो वह भाग 6 के अंतर्गत ही होगा। कहां पे होगा? भाग 6 के अंतर्गत ही होगा। भाग 6 में अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद होगा 168 से 212। ठीक है, यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है और वहां पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 163, तो क्या वो सही होगा? क्या वो सही होगा? भाग 6 के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद कौन सा होना चाहिए? 168 से लेकर 212 है, जो बात करेगा राज्य विधानमंडल का। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना है, रटना नहीं है। ठीक है, आज आर्टिकल को हम बहुत कॉन्सेप्ट से समझेंगे भी। मैंने कुछ अलग डिवाइड करके आपको दिखाया है ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, सो आज हम बहुत चीजें समझने के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे पहला कि जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानमंडल है, उनका गठन किस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलो, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव बाइकैमरल सिस्टम। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल के गठन की, तो हमें देखने को मिलता है कि राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित कोई एक रूपता हमें देखने को नहीं मिलती है। अधिकतर स्टेट्स में हम देखते हैं कि एक सदनी व्यवस्था है, यानी कि एक ही सदन है जो संसदीय व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे हमें द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि बाइकैमरल। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था जहां पे दो सदन होंगे। कौन कौन से दो सदन होंगे? एक तो होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। तो मेरे को ये जानना है कि अभी के लिए कितने स्टेट हैं जिनके पास विधान परिषद भी हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 2025 ओनली 7 स्टेट्स वी हैव 2 हाउसेस। देयर आर, कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। क्लियर? तो हमारे पास कौन कौन से 7 स्टेट हैं हमें पता चल गया। क्लियर? तमिलनाडु के लिए विधान परिषद अधिनियम लागू नहीं किया गया। ठीक है, वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा बना सकते हैं। क्लियर पॉइंट?
ये पॉइंट क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट हमारे पास बाई कैमरा होता है, दूसरे पार्लियामेंट में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। उसी तरीके से राज्य स्तर पर हम देख रहे हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोला जा रहा है विधानसभा। क्या बोला जा रहा है? विधानसभा। और वही मैं अगर बात कर रहा हूं दूसरी वाली जो संस्था है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे बोला जा रहा है विधान परिषद। क्या बोला जा रहा है? विधान परिषद। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यूनिकैमरल क्या होता है? ओनली वन हाउस, जिसमें सिर्फ एक सदन होता है, जो कौन सा होगा? विधानसभा होगा। ठीक है, विधान परिषद की अनुपस्थिति होगी, विधानसभा होगा, यहां पे विधान परिषद नहीं होगी। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल विधान परिषद। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो एक चीज हमें समझ में आई कि जब हम बात कर रहे हैं द्विसदनीय व्यवस्था की, ठीक है, तो वहां पर दो सदन होंगे। तो ऐसा विधानमंडल राज्य विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। क्लियर पॉइंट? दोबारा सुन लीजिए, राज्य विधानमंडल बनेगा विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। अब अगर दूसरा केस क्या है कि वहां अगर किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो राज्य विधानमंडल किस तरीके से बनेगा? राज्य विधानसभा प्लस गवर्नर। वहां पे विधान परिषद की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? क्लियर। उससे पहले ये देख लीजिएगा, ये हमारा चैनल रहेगा GS 365। जिस चैनल के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं वो यही चैनल है जहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ताकि आपको जो रिसेंट वीडियो अपडेट अपलोड होती है जब भी लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपका सिलेबस कंटिन्यू तरीके से, लगातार तरीके से आप जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप कभी एक वीडियो देख रहे हैं दूसरा स्किप हो गया, ऐसे क्या है, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप मिस कर देंगे और चीज़ें जो कनेक्ट करके समझ में आती है वैसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट भी मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पे प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की दो प्लेलिस्ट है, एक तो प्रैक्टिस सेट जारी है हमारा और एक कॉन्सेप्ट बाय चैप्टर चल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, करंट अफेयर्स चल रहा है साहब। थर्ड चल रहा है पॉलिटी फाउंडेशन चल रहा है, जो क्लास आज की जो क्लास आप देख रहे हैं वो पॉलिटी फाउंडेशन का है। एक हमारा यूपी स्पेशल पॉलिटी हमने किया हुआ है, जहाँ पे माइनर से एक टॉपिक रह गए हैं, वो कवर हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो इतनी सीरीज हमने लगा रखी है। तो आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, विजिट कीजिए और फायदा लीजिए। ठीक है, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है आपसे, आपको सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, तो ले लीजिए, लूट लो। चलो आते हैं आगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात की कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और गवर्नर। अगर दूसरी सदन व्यवस्था है तो ठीक है, अगर एक सदन व्यवस्था है तो क्या होगा, राज्य विधानसभा प्लस गवर्नर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, राज्य विधानमंडल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो कि जो विधानसभा है वो निचला सदन है, निचला और अस्थायी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, तो विधान परिषद कैसा है साहब, विधान परिषद होगा अस्थायी और स्थायी और उच्च सदन, स्थायी और उच्च सदन। स्थायी और उच्च सदन इन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ भी है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा इज द अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, एंड while the legislative assembly विधानसभा is the lower house and the first chamber। इसे बोला जा रहा है फर्स्ट चैम्बर, इसे बोला जा रहा है सेकंड चैम्बर। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको पता चल गया, क्लियर। द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल
वेयर इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वो किसको दी गई है? संसद को अधिकार दिए हुआ है। यानी कि संसद क्या कर सकती है? विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसकी क्या कर सकती है? विघटन भी कर सकती है। गठन यानी कि क्रिएट करना, क्रिएट कर सकती है, और विघटन यानी कि एबॉलिश कर सकती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर? क्या इससे संबंधित कोई क्लॉज है? क्लॉज यानी कि अगर काउंसिल बना हुआ है, यानी कि विधान परिषद पहले से ही एग्जिस्ट है, ठीक है, तो क्या संसद को यह अधिकार है कि वो एकाएक सीधा आए और सीधा मनमाने तरीके से एबॉलिश कर दे? जैसे कि अभी बंगाल में इशू चल रहा है, तो क्या सेंटर गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वह बंगाल में अगर विधान परिषद होती तो उसे डिसॉल्व कर दे, विघटित कर दे, एबॉलिश कर दे? क्या यह अधिकार था? नहीं। अगर विधान परिषद द्वारा, सुन लीजिए, और विधानसभा, ठीक है, यानी कि राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर दे और वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि अगर एबॉलिश करना है, विघटन करना है, तो किस तरीके से होगा साहब? विघटन कौन करेगा? संसद करेगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, संसद ही करेगी। बट राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करे, और प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत से। तब संसद क्या कर सकती है? तब संसद विधान परिषद को विघटित कर सकती है। और जब संसद के पास यह प्रस्ताव जाएगा विघटन करने का, तो संसद इसे, तब यहां से क्या होगा? पास हो गया, फिर जाएगा ये संसद के पास, और संसद क्या करेगा? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से इसे पास कर दे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी विधान परिषद के एबॉलिशमेंट के लिए, विघटन के लिए कोई प्रस्ताव संसद के पास जाता है, तो वह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होगा, ना कि विशेष बहुमत से। अर्थात यह जो प्रक्रिया होगी वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट एबॉलिश से संबंधित? ठीक है, क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ द हाउसेस। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ द असेंबली पहले हम बात करेंगे विधानसभा की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे विधानसभा की। पहला पॉइंट क्या? स्ट्रेंथ, यानी कि संख्या की बात हो रही है, नंबर्स की संख्या किसकी हो रही है? सदस्यों की, सदस्य या सीटों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है साहब, कितने सदस्य होने चाहिए, कितने क्या होने चाहिए? ठीक, तो पहले हम चुनाव को समझेंगे कि चुनाव किस तरीके से होता है। तो विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। क्लियर पॉइंट? दोबारा सुन लीजिए, विधानसभा के प्रतिनिधियों का मतदान प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, यानी कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है साहब, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? वयस्क मताधिकार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की। संख्या की मैं बात करूं तो संख्या कितनी होती है? संख्या अधिकतम संख्या हो सके 500 और निम्नतम कितनी होनी चाहिए? 60। यानी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है साहब? मैक्सिमम रहेगी 500 और मिनिमम कितनी रहेगी? 60। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है 500 से 60 के बीच में। ठीक है, क्लियर? इनकी संख्या है किस पर आधारित होती है? जो संख्या है वो जनसंख्या पर आधारित होती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो 60 से लेकर 500 के बीच की संख्या है वह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया,
सिक्किम हो गया। इनके मामलों में अपवाद स्वरूप हम देख सकते हैं संख्या कितनी है, 31 है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कितनी की संख्या है, 30 है। तो 60 से कम है ना, बट जनसंख्या के आधार पर इनको कम किया गया है। ठीक है, क्या और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, क्या और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं? तो मिजोरम और नागालैंड भी लिख लीजिए, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड भी लिख लीजिए। कितनी कितनी है, 40 और 46। तो मिजोरम की कितनी होती है, 40, इनकी 46। ठीक है, तो ये मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है उसको ब्रीच कर रहे हैं, बट क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए क्या है, इसको वैलिड माना गया है। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि नामित सदस्य, नामित सदस्य, नामित सदस्य। पहले क्या होता था, जैसे कि हमने पढ़ा था लोकसभा में 2 सदस्यों का चयन करते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस का, आप सभी को याद है 552 सीटें होती थी अधिकतम, बट 104वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियंस को मिलने वाला रिजर्वेशन हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर भी राज्यपाल एक सदस्य को नामित करते थे। तो एक सदस्य नामित करते थे, एक सदस्य नामित होता था बाय गवर्नर, बट अब क्या कर दिया है, इसको हटा दिया गया है क्लॉज को, अब ये क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्र विभाजन आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, क्लियर। यानी कि चुनाव के क्षेत्रों का निर्धारण राज्य के आवंटित सीटों के अनुसार होती है। ठीक है, और किस बेस होती है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, सीटों का वितरण होना, यानी कि सीटों का वितरण होना है वो भी किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। क्लियर पॉइंट। सिंपल मीनिंग में समझ सकते हो कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र को कम प्रतिनिधित्व मिले और किसी क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि यहां पर सीटों का वितरण का आधार क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, एरिया विशेष नहीं है जिस तरीके से यूएसए में होता है। यूएसए में क्या होता है, एरिया विशेष होता है, 50 राज्य हैं और एक राज्य से 2 सीटें होती हैं, तो 50 में 100 सीट हो गई, सिंपल, काम खत्म। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है ताकि समान प्रतिनिधित्व बनी रहे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। रिएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होता है सीटों का, विधानसभा क्षेत्रों का, सीटों का निर्धारण दोबारा से होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर है। तो जैसे ही क्या होगा, जनगणना होगी, उसके बाद दोबारा से सीटों का निर्धारण होता है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा दोबारा से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और जनगणना के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएंगी, और किसी क्षेत्र से नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो कम हो जाते हैं तो वहाँ पर सीटों की संख्या कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC STs, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत के संविधान में जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्यसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है, यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है।
ठीक है, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, जब सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, वहां हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ आप इतना समझिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन है, जनसंख्या के आधार के अनुपात में उनके लिए रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है विधानसभा में भी। ठीक है साहब, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस का टॉपिक सेकंड है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। क्या टॉपिक आया है? विधान परिषद का संगठन। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले स्ट्रेंथ को लेकर ही समझेंगे यहां भी। ठीक है, स्ट्रेंथ में क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे। तो जिस तरीके से हमने बात की अभी किस चीज को लेके, चुनाव को लेके, पहले हमने बात की विधानसभा में चुनाव किस तरीके से हो रहे, प्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे, तो यहां पे चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से होंगे तो कौन सी पद्धति होगी, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, सिंगल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके द्वारा यहां पर चुनाव किए जाते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या होगी विधानसभा का 1/3। क्या होगी, विधानसभा का 1/3। और मिनिमम कितनी होगी जी, मिनिमम होगी कितनी होगी, मिनिमम होगी 40। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि किसी विधानसभा क्षेत्र की कुल सीट कितनी है, 300 है, तो विधान परिषद कितना हो सकता है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 हो सकती है अधिकतम। ठीक है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। क्लियर, ये एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, कि विधान परिषद का जो आकार है वह विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर पॉइंट, क्लियर ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बताइए, एक चीज सिंपल से बताइए, क्या ये नंबर जो आंकड़ा हमें दिख रहा है कि अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 होना है या फिर मिनिमम संख्या 40 है, इसको परिवर्तित कर सकता है क्या कोई? जी हाँ, इसे परिवर्तित किया जा सकता है। और कौन करेगा, संसद कर सकती है। संसद इसे परिवर्तित भी कर सकती है, संसद इसे परिवर्तित कर सकती है, संसद इसे परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति जब हम बात करते हैं विधान परिषद में, मैनर ऑफ द इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, निर्वाचन पद्धति में बात कर रहा हूं, तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा। देखो पहले छोटे देखो, पहले आता है 1/12। ठीक है, फिर 1/12 2 बार है। ठीक है, 1/3 है। ठीक है, 1/3 2 बार है। अब याद कैसे करेंगे, सब यहां पे 2 चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको याद करने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे कम वैल्यू किसकी होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सबसे कम सिलेक्शन। तो इनमें एक तो स्नातक जो होंगे छात्र, वो वोट देंगे, स्नातक छात्र। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 तो कम लोग सेलेक्ट करेंगे। कुछ अध्यापक होंगे जो कम से कम माध्यमिक क्लास के स्टैंडर्ड के हो, माध्यमिक। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट का लगभग उनका लेवल हो। तो ये सबसे कम वैल्यू वाले लोग होंगे, तो उनको सबसे कम नंबर ऑफ मेंबर्स चुनने का अधिकार है। आप इस तरीके से याद कीजिए कि 1/12 1/12 और 1/3 1/3 इतने नंबर्स हैं।
ठीक है, सबसे कम वैल्यू स्नातक छात्र की, वो डाल दी सबसे कम वैल्यू पे। फिर उससे कम स्नातक अध्यापक की जो माध्यमिक स्तर का होना चाहिए तो वो डाल दिए। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर आएगा वैल्यू किसका, स्थानीय निकायों का। किसका, स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकायों द्वारा। स्थानीय निकाय में कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन आ सकते हैं, नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गए, इनके सदस्य क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है साहब, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा, तो फिर बचा विधानसभा के सदस्य। तो रटने से अच्छा है समझ के चलिए, रटने से अच्छा है समझ के चलो। ठीक है, रटने से अच्छा है समझ के चलिए। अब देखो कितना हो गया ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5/6। कितना हो गया, 5/6। ये टोटल कितना हो गया, 5/6 हो गया ये। ठीक है, अब कितना बचा, 1/6 बचा। कितना बचा, शेष बचा 1/6। जिसे कौन करता है, गवर्नर, गवर्नर नामित करेगा। गवर्नर नामित करेगा किस आधार पर, गवर्नर नामित करेगा किस आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधार रहेगा वो रहेगा कि खेल, कला, साहित्य, इन सब के आधार पर जो नामित करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगा खेल, खेल, विज्ञान, कला, साहित्य या फिर समाज सेवा। ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया के आधार पर क्या करता है, गठित करते, सॉरी नामित करते हैं कितना, 1/6 सदस्यों को। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर। किसी को पिक लेना तो वो ले लीजिए। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस। तो पहले हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, यानी कि अवधि, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल। ठीक है, तो आप सबको पता है विधानसभा एक कैसा सदन है, विधानसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन इसका मतलब क्या है, इसका विघटन किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। विघटन कब होगा, विघटन होगा 5 साल बाद। ठीक है, समय से पहले भी हो सकता है, लेकिन औसतन क्या होता है, 5 साल तक इसका, 5 साल बाद इसका विघटन होता है। ठीक है, 5 साल बाद यह स्वतः विघटित हो जाएगी। हालांकि अगर मुख्यमंत्री गवर्नर को रिकमेंड करे कि वह विधानसभा को क्या करें, विघटित कर दें, तो समय से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर, यानी कि समय से पहले भी विघटन, समय से पहले सीएम की सिफारिश पर गवर्नर द्वारा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, यानी कि 5 साल पूरे होने से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर। ये हो गई ड्यूरेशन कम। अगर मैं मुझे कोई ऐसा है कि ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है क्या, ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है क्या,
बताइए। तो भाई मेरे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसकी अवधि को, किसकी अवधि को, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कितना? अनलिमिटेड टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 महीने बाद ही क्या होगा, 6 महीने में क्या कराने, चुनाव कराने होंगे। ठीक है, क्लियर। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने के बाद तक यह कंटिन्यू नहीं कर सकती है। 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। क्लियर पॉइंट। दोबारा सुन लीजिए, हमने बात की विधानसभा का कार्यकाल अस्थायी सदन है, निचला सदन है, लोकप्रिय सदन है, ठीक है। तो विघटन इसका किया जा सकता है, ठीक है, 5 साल में स्वतः विघटित हो जाएगी, या फिर समय से पहले सीएम की सिफारिश पर गवर्नर के द्वारा। इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया तो उसके 6 महीने के बाद यह 6 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। 6 महीने के अंदर ही क्या कराने पड़ेंगे, दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम समझेंगे राज्य विधान परिषद को। ठीक है, तो विधान परिषद कैसा है, सबको पता है, यह कैसा है, उच्च सदन है, उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन का मतलब क्या हो गया कि यह विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होगा, विघटन इसका नहीं होगा। अगर विघटन नहीं होगा तो क्या होगा, सदस्य अमर हो जाएंगे क्या? नहीं, सदस्य अमर नहीं होंगे। इसके 1/3 सदस्य, इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर, प्रत्येक वर्ष रिटायर सेवानिवृत्त, रिटायर या सेवानिवृत्त। ठीक है, रिटायर या सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हमें यह पता चल रहा है तो इस तरीके से सदस्य का कार्यकाल क्या होगा, सदस्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हर 6 साल पर क्या होगी, विधान परिषद रिन्यू हो जाती है। ठीक है, क्लियर। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। ठीक है, कोई भी नेता, कोई सदस्य दोबारा पुनर्निर्वाचन के लिए या पुनर्नामांकन के लिए योग्य होता है। ठीक है, तो पुनर्नामांकन या पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। ठीक है साहब, ये हमारा पॉइंट यहां तक हो गया खत्म। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता, मेंबर्स ऑफ द स्टेट, एक मिनट देना भाई, ये नेक्स्ट आइए, विधानमंडल की सदस्य के लिए क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी मेक सब्सक्राइब टू एन ओथ एफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। यानी कि क्या होगा कि चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने क्या लेनी होगी, आपको शपथ लेनी होगी। शपथ में क्या होगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, निष्ठा रखूंगा और देश की संप्रभुता एकता को बनाए रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है,
ही मस्ट नॉट लेस देन 13 ईयर्स इन द एज ऑफ इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, विधान परिषद की बात करूं, तो कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम 30 साल। वहीं मैं अगर विधानसभा की बात करता हूं तो विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25। कितनी होनी चाहिए? 25। क्लियर पॉइंट? दोनों की एजों के लिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ही मस्ट बी पॉजेसिव अदर क्वालिफिकेशन प्रेजेंट बाय द पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई और योग्यताएं शामिल की जाती हैं तो उन योग्यताओं को भी पूरा करना होगा, तभी क्या होगा? वो राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए योग्य रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी योग्यताएं हैं क्या? तो जब हमने बात की थी लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, तो हमने 3 प्रकार से बात की थी कि संविधान के आधार पर, जन प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है, और दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन की हमने बात की थी। ठीक है, तो तीनों प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन यहां भी देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? रिवाइज होगा आपको इस चीज, क्योंकि सेम चीजें ही, बस आर्टिकल्स चेंज हैं। ठीक है, वहां पर 102 होता था, यहाँ पे 195-92। ठीक है, तो सिर्फ सेम बस आर्टिकल्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल है। ठीक है, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द बीइंग चूजन एंड बीइंग द मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट। यानी कि इन चीजों को सुनने के लिए क्या होगा? वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज, जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ मिलता है तो उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही हैड होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, के तहत कोई भी लाभ का पद ग्रहण करता है तो क्या होगा? तो उसका पद चला जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ ही इज अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट के द्वारा, और किसी न्यायालय के द्वारा वह अक्षम घोषित कर दिया जाए, सक्षम न्यायालय के द्वारा उसका जो विकृत है मतलब वो अनसाउंड माइंड का है, ऐसा घोषित कर दिया जाए तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कहां से? जो उसकी पोस्ट है विधानसभा में या विधान परिषद में, यानी कि ओवरऑल राज्य विधानमंडल में उसकी जो पोस्ट है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई उसे कर दिया जाएगा। इफ ही इज एंड अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो भी क्या होगा? उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि वह भारत का नागरिक ही ना हो, या फिर ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट और अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एलिजेंस ऑफ ए फॉरेन स्टेट। यानी कि अगर वह भारत का नागरिक ही नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उसको राज्य विधानमंडल की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अर्थात यानी कि अगर भविष्य में भारत की संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसके अनुसार भी आप अगर क्या पाए गए? अयोग्य पाए गए, तो भी आपका पद चला जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर? ये था हमारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बात हो रही थी भारत के संविधान के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करेंगे हम डिस्क्वालिफिकेशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, दीज आर सिमिलर टू दोज फॉर द पार्लियामेंट, दीज आर मेंशन हियर। ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी of certain election offenses or corrupt practices in the election। मतलब चुनाव में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार अथवा चुनावी अपराध में आप दोषी नहीं होने चाहिए। He must not have been convicted of any offense resulting in the imprisonment for 2 and more year। आपको 2 या 2 से अधिक साल की सजा नहीं होनी चाहिए किसी केस में।
ठीक है, बट इसमें डिटेंशन को शामिल नहीं किया गया। डिटेंशन इसमें काउंट नहीं होता है, डिटेंशन इसमें काउंट नहीं होता है। अगर आप कन्विक्टेड हैं, 2 साल के लिए जेल चले गए, तो आपकी क्या होगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी राज्य विधानमंडल की, बट डिटेंशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अगर आपको डिटेंट कर लिया गया है, डिटेट कर लिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी, सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर। डिटेंशन में होता है निरोधात्मक कानून। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉस एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। वह अगर दिए गए टाइम में आपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया तो भी क्या होगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द सर्विसेज। और उसका कोई भी कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, किसी सरकारी ठेके को लेकर या फिर किसी सरकारी कार्य को लेकर, सेवाओं को लेकर उसका कोई भी इंटरेस्ट या रुचि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ही मस्ट नॉट हैव डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉर होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट इन द कॉर्पोरेशन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25%। अर्थात अगर किसी निगम में भारत सरकार का या राज्य सरकार का 25% स्टेक है तो उस संस्थान में वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति निदेशक के पद पर काम करता है या एमडी या मैनेजमेंट में कोई पद पर कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में भी उसकी राज्य विधानमंडल की सीट चली जाएगी। यानी कि उस समय पे भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन ऑफ डिसलॉयल्टी ऑफ द स्टेट। यानी कि आपको कभी भी किसी गवर्नमेंट सर्विस से क्यों नहीं निकाला गया हो, करप्शन की वजह से नहीं निकाला गया हो या फिर डिसलॉयल्टी के कारण आपको नहीं निकाला गया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। किसकी सदस्यता, राज्य विधानमंडल की। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आइए, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर द प्रमोटिंग एनिमिटी विद द डिफरेंट ग्रुप्स फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। यानी कि दो विभिन्न समूहों के बीच डिफरेंस बढ़ाने, क्या कि एनिमिटी बढ़ाने के लिए अथवा घूसखोरी के अपराध में आपको दोषी न ठहराया गया हो, रिश्वत लेने के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया गया हो, अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो भी इस सिचुएशन में भी आपकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डॉयरी एंड सती। यानी कि जो भारत इतिहास में एक बुरी कुरीतियां थी, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे कि क्या हो गया, अनटचेबिलिटी छुआछूत, डॉरी दहेज और सती प्रथा। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी और भी जो प्रथाएं थी उनका भी आप प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। यानी कि दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन। हम तीनों बोले थे, तीनों की बात करेंगे। दल बदल के आधार पर मेरे को बताएंगे कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 51, 52, 53, 54, 55। तो करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा आप कमेंट में देंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट्स। इफ मेंबर इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। यानी कि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के जो क्लॉज हैं उनके आधार पर, दल बदल के आधार पर, ठीक है, उनके अनुसार दल बदल के आधार पर अगर अयोग्य घोषित किया जाता है, निर्हर घोषित किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्भर होगा। यानी कि अगर दल बदल के आधार पर आप अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाती है, आप सदस्य बनने के लिए अयोग्य रहेंगे, यानी कि आप योग्य नहीं रह जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि अगर 10वीं अनुसूची से संबंधित निर्हर का मामला उठता है तो कौन फैसला लेता है, बताओ जरा, किसका फैसला अंतिम होता है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला
एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो अथॉरिटी किसकी होती है, कौन ये फैसला लेता है? तो भाई मेरे, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्पीकर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि विधानसभा के केस में स्पीकर यानी अध्यक्ष और विधान परिषद के केस में अगर है तो सभापति महोदय द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष के द्वारा लिया गया फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा इनके फैसले की जा सकती है। राइट, चलो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओथ और एफर्मेशन, शपथ। शपथ की हम बात कर रहे हैं, शपथ। ओथ की बात कर रहे हैं, शपथ और प्रतिज्ञान। यानी कि राज्य विधानमंडल के पहले प्रत्येक सदस्य को सदन में सीट ग्रहण करने से पहले क्या होगा, शपथ लेनी होगी। क्वेश्चन ये है कि शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। कौन दिलाएंगे, राज्यपाल। बट इन केस राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो राज्यपाल क्या करेंगे, इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शपथ में क्या होगा। इनकी शपथ में क्या बोला जाता है कि वही बोला जाएगा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और अपने कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। ठीक है, एक चीज और समझिए, जब तक कोई भी सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह विधायिका की कोई भी कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कार्यवाही इन द सेंस वोटिंग करने का अधिकार। ठीक है, अगर वह ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का फाइन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, ठीक, क्लियर। एक चीज और मेरे को जाननी है कि एक चीज क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अटेम्प्ट करना आप। विधानसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता आदि कौन तय करता है? ऑप्शन ए संसद, राज्य विधायिका, दोनों, गवर्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि संसद सदस्यों का वेतन भत्ता संसद के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की देखते हैं, वैकेशन ऑफ द सीट। वैकेशन ऑफ द सीट क्या होती है? यानी कि सीटों की रिक्तता कब हो सकती है। ठीक है, तो ड्यूअल मेंबरशिप यानी कि दोहरी सदस्यता आपको अगर मिलती है तब आपको एक सीट रिक्त करनी पड़ेगी। तब क्या होगा, सीट रिक्तता देखी जा सकती है। यानी कि एक व्यक्ति एक समय पे विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों के लिए सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत एक सदन से किसी भी सीट को वो रिक्त हो जाएगी। एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। निर्हरता, अयोग्यता के आधार पर सीटों का खाली होना। जैसे कि हमने बात की अभी, डिस्क्वालिफिकेशन 3 प्रकार से होते हैं। तीनों प्रकार से अगर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी और उसका पद खाली हो जाएगा। राइट, त्यागपत्र के आधार पर, जब कोई सदस्य अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को देगा। ठीक है, विधानसभा के केस में स्पीकर की बात हो रही है और विधान परिषद के केस में सभापति की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ही अध्यक्ष यानी स्पीकर और सभापति इस्तीफा को स्वीकार करेंगे उसका पद खाली हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है एब्सेंस, अनुपस्थिति वाला केस क्या है, जब कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक लगातार, ये लगातार है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आए फिर छुट्टी फिर आए फिर छुट्टी फिर आए, 1 2 3 एक ये रहा 2 काउंट, ऐसे काउंट नहीं। अगर 60 लगातार 60 दिन तक वो नहीं आए हैं तो क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। जैसे ही 59 पहुंचे, अब वो 60वें दिन आ गए तो क्या है, योग्य रहेंगे, वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार 60 दिन की बात हुई है, नॉन स्टॉप 60 दिन, कोई भी बिना गैप के। ठीक है, अगर कोई भी सदस्य बिना गैप के 60 दिन तक बिना पूर्व अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अदर केसेस। अदर केसेस में क्या हो सकता है, कैसे खाली हो सकता है, जैसे कोर्ट क्या करे, कोर्ट सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दे, या फिर संसद क्या करे, उसे निष्कासित कर दे, तो भी क्या हो सकता है, तो भी पद खाली हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्य विधानसभा से कोई सदस्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, किसी स्टेट का राज्यपाल बना दिया या फिर राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया, तो भी क्या होगा, पद खाली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे यहाँ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को आप समझिए, किस तरह समझेंगे आप आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स जो जनरल है, ये आपको बिना सीक्वेंस से याद कीजिए, ये जनरल आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वही मैं आगे बताऊंगा। आगे देखो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, जैसे कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस से संबंधित 2 आर्टिकल हैं सिर्फ, यानी जहां कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात होगी, ठीक है, वोटिंग की बात होगी, तो ओथ और एफर्मेशन 188, और वोटिंग इन द हाउस, पावर हाउस एक्ट रजिस्टरिंग द वैकेंसीज, क्वेरम 189। यानी कोड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो कहां पे होंगी, सिर्फ 2 आर्टिकल्स होंगे, 188 और 189। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित। डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित 4 आर्टिकल हैं, आप ऐसे याद रखेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 190 से लेकर 193 तक हैं। पहले आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो 190 से लेकर 193 तक हैं, यानी कि सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित। ठीक है, राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो 191 से लेकर 193 तक हैं। तो 190 क्या है, पहले वैकेंसी ऑफ पोस्ट होगा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो डिसीजन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, पेनल्टी फॉर सिटिंग। ठीक है, ये वो है किसकी अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो पहले वैकेंसी होगी, फिर डिस्क्वालीफाई होगा, फिर कौन करेगा, ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। किसको उसको मिलती है इम्यूनिटी, तो किसको मिलेगी, पावर्स प्रिविलेज यानी कि शक्ति, विशेषाधिकार, और इम्यूनिटीज। तो पावर प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और मेंबर्स, तो 194 पहला ही आर्टिकल है पावर प्रिविलेज से संबंधित। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सैलरी अलाउंस से संबंधित 195। तो आप जब पावर और प्रिविलेज की बात करेंगे तो आप ऐसे याद रखेंगे 194 से 195 तक जो आर्टिकल है वो रहेंगे पावर और प्रिविलेज से संबंधित। ठीक है, पावर और प्रिविलेज से संबंधित जो आर्टिकल रहेंगे वो 194 से लेकर 195 तक रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप इतना याद रखेंगे, सेकंड पार्ट में आप सेकंड रीडिंग जब करेंगे तब आप आर्टिकल पढ़ना। आई रिक्वेस्ट कि पहले आप क्लासिफिकेशन जो मैंने कर रखा है उसको क्राइटेरिया को फिक्स कीजिए कि इससे संबंधित जो आर्टिकल होंगे वो इस वाले कॉलम में जाएंगे, देन आप कीजिएगा दूसरी वाली रीडिंग में कीजिएगा स्पेसिफिक आर्टिकल रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को लेकर जो आर्टिकल्स हैं वो ये रहे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी राज्य विधायिका से संबंधित आर्टिकल्स हैं सारे आर्टिकल्स पीपीटी में लगे हुए हैं, सो डोंट बी वरी अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि आप पहले क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए, पहले आप क्राइटेरिया याद कीजिए कि किस क्राइटेरिया में कितने आर्टिकल्स हैं और कहां से लेकर कहां तक है। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ऐसे बनेंगे कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको स्पेसिफिक आर्टिकल्स याद ना करने पड़े, क्योंकि 465 आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल्स आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो याद किए जाते हैं। तो पहले आप
क्राइटेरिया को याद कीजिए कि इस क्राइटेरिया से संबंधित आर्टिकल्स यहाँ वेरी करता है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, आपको स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सेकंड रीडिंग में आप जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स लगे हुए हैं सारे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ आपको ये पीपीटी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू विल बी very happy when you got the opportunity and make your parents proud. So thank you very much, thank you once again, thank you.